हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी इस समय समास को पढ़ रहे हैं। समास, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय पिछले कई वीडियो में समास को ही बता रही हूँ। समास किसे कहते हैं इसको मैंने बताया है और आज फिर मैं बता देना चाह रही हूँ कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़ करके एक पद हो जाते हैं उसे ही हम समास कहते हैं। और विग्रह यानी विस्तारित रूप, यानी जब कोई भी समासिक पद अपनी विभक्तियों के साथ कई पदों में आ जाता है तो उसे ही हम विग्रह कहते हैं, यानी विस्तारित रूप में आ जाता है उसे विग्रह कहते हैं। समास का मतलब संक्षिप्त और विग्रह का मतलब विस्तार, इतना समझ लीजिए। हम लोग इस समय अव्ययी भाव समास में चल रहे हैं, जो कि समास का सबसे पहला भेद है। सबसे पहले हमारी जुबान पे जब भी हम समास का नाम लेते हैं तो अव्ययी भाव समास आता है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। अव्ययी भाव समास को हम लोग पिछले कई वीडियो से समझ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ भी गया होगा, लेकिन इसमें अभी भी कुछ शेष है, कुछ विशेष है जिसको मैं बता देना चाह रही हूँ। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है, विभक्ति समीप इस तरह करके सूत्र है, उस सूत्र के एक एक पहलुओं को उदाहरण सहित मैं आप लोगों के सामने रखी हूँ और उसी में से कुछ शेष है जो मैं आज बताने जा रही हूँ। आइए अव्ययी भाव के अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है, आनुपूर्व। आनुपूर्व का मतलब होता है क्रम से, यानी क्रमानुसार। आनुपूर्व यानी क्रमानुसार। ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति। ध्यान से देखिए, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति यानी ज्येष्ठता के क्रम से, यानी बड़े होने के क्रम से। हम इसको एक शब्द देंगे, ये दो पद हैं यहाँ पर, इसको हम लोग एक पद में लेंगे। एक पद में करने के लिए जो आनुपूर्वेण है तो इसके लिए हम लोग अनु शब्द लाए हैं। अनु अव्यय है। अनु का मतलब पीछे भी होता है, अनु का मतलब यहाँ क्रम से हुआ। अनुज्येष्ठम ऐसा शब्द बना, अनुज्येष्ठम। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अनु अव्यय है और अनु के अर्थ की ही प्राथमिकता है, इसलिए अनुज्येष्ठम। इसी तरह से अनुपदम, पदस्य आनुपूर्वेण इति, अनुगोत्रम, गोत्रस्य आनुपूर्वेण इति, इस तरह से हो जाएगा। अगला है युगपद, यानी एक साथ होना। चक्रेण युगपद इति, ये विस्तारित रूप है यानी विग्रह है। हम लोग इसका समास बनाएंगे। अब युगपद के लिए हम लोग एक शब्द लाएंगे, वो है स। ये उपसर्ग है यानी अव्यय है, तो स ला दिए तो यानी युगपद हो गया, यानी साथ का बोध हो गया। सचक्रम यानी चक्र के साथ, यानी जो इसका अर्थ निकल रहा है चक्रेण युगपद यानी चक्र के साथ, वही इसका भी अर्थ निकल रहा है सचक्रम यानी चक्र के साथ। समास का यही नियम है कि जो विग्रह का अर्थ निकलना चाहिए वही समास होने पर भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ देखिए कि यहाँ जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ है, यानी यह समास बनाने का तरीका हमारा सही है
और इसका पहला पद अव्यय है और पहले पद के ही अर्थ की प्रधानता है, इस तरह यह अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से सपुस्तकम, सकृपाणम इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। सादृश्यम समानता, सादृश्यम माने क्या हुआ? समानता। अब यहाँ हम समानता के अर्थ में क्या लेंगे? तो समानता के अर्थ में भी हम स का ही प्रयोग कर देते हैं। हरे, हरे सादृश्यम इति, ये इसका होगा सहरी। ध्यान दीजिए, सहरी यानी हरि के समान, हरि के समान। यहाँ देखिए स की प्राथमिकता है, स के अर्थ की, स का मतलब यहाँ सादृश्य से है और स अव्यय है, इस तरह यह भी अव्ययी भाव समास हुआ। इसी तरह से सशिवम, सपर्वतम इत्यादि को हम बना सकते हैं। अगला है संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति इति, यानी संपत्ति के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ भी देखिए स, यहाँ भी देखिए ये स क्या है? अव्यय है और इसी के अर्थ की प्रधानता है। कैसे? छत्राणाम संपत्ति इति, यह विग्रह है और सछत्रम यह जो है समासिक पद है। यहाँ हमने जो विभक्ति बीच में आई है इसको छोड़ दिया है और इस संपत्ति के लिए स का प्रयोग किया है। इस तरह से यहाँ पर स जो है अव्यय है और स के ही अर्थ की प्रधानता है, इस तरह यह अव्ययी भाव समास हुआ। इसी तरह से सराजम, सविप्रम इत्यादि को भी हम लोग बनाते हैं। साकल्य माने सबको शामिल करना। इसका उदाहरण देखिए, त्रिणम अपि अपरित्यज्य इति, त्रिणम अपि अपरित्यज्य इति, यानी घास को भी न छोड़ते हुए, तृण को भी न छोड़ते हुए, यानी घास को भी शामिल करते हुए, तृण को भी शामिल करते हुए। तो यहाँ पर शामिल करना यानी साथ में लेना, इसके लिए स का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए, इसके लिए यहाँ भी क्या किया गया है? सत्रिणम, और ये स जो है अव्यय है और इसी के अर्थ की प्राथमिकता है। इस तरह यह भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज मैं जो ये उदाहरण समझाई हूँ, ये जो नियम समझाई हूँ, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आगे भी हम लोग अव्ययी भाव समास में कुछ और सूत्रों के साथ आएंगे। आप लोग अगले वीडियो में अव्ययी भाव समास की ही अगली कड़ी को समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।